हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर एक का रूल 6 जो कि डील्स करता है सेट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। तो एक हेड नोट है इसका रूल 6 का, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। भाई हमने तो ये पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? डिफेंडेंट फाइल करता है। क्यों फाइल करता है? क्योंकि उसके अगेंस्ट में प्लेंटिफ ने क्लेम फाइल की रहती है कोर्ट में, दावा प्रस्तुत किया रहता है कोर्ट में, तो उसका आंसर देने के लिए डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करता है। ठीक है, तो अभी ये सेटअप का जो रोल आ रहा है इसमें, वो क्या है रिटर्न स्टेटमेंट में? पर्टिकुलर्स ऑफ सेटअप टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट में ही आपने सेटअप के कंटेंट्स को मेंशन करना है। तो अब सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सेटअप किसे कहते हैं, तो वही बताने के लिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखते हैं सेटअप। तो ऑर्डर 8 रूल 6 में जो सेटअप की बात की गई है वो लीगल सेटअप की बात की गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है रूल 6। रूल 6 का सब रूल 1 कहता है वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। जब भी प्लेंटिफ रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो सेटअप तभी फाइल किया जाएगा जब भी रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एसेंशियल है सेटअप का कि जो सूट है वो होना चाहिए रिकवरी ऑफ मनी का, तभी डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में उसके जो सेटअप है वो उसमें मेंशन करेगा। वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो डिफेंडेंट क्या करेगा? क्लेम करेगा क्या? टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में सेट ऑफ करने का दावा करेगा। ठीक है, claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained money or ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff। तो डिफेंडेंट क्लेम्स करेगा सेट ऑफ का अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड। प्लेंटिफ ने जो डिमांड किए गए है एक निश्चित अमाउंट का जो डिमांड किया, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी ऑफ ₹15,000। तो जब डिफेंडेंट को समन्स जाएगा कोर्ट से और उसको बोला जाएगा कि आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, तो डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में बताएगा कि उसको भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में इतने पैसे लेना बनता है। और तो वो क्या करेगा? वो एक एसर्टेन सम ऑफ मनी बताएगा जो कि लीगली रिकवरेबल है प्लेंटिफ से। ठीक है, तो ये जो सेटअप है, सेटअप में जो भी रहता है वो एसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए ही सेटअप फाइल किया जा सकता है। ठीक है, और जो मनी है वो जो कि रिकवरेबल होता है थ्रू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। कोई इलीगल अमाउंट नहीं होनी चाहिए जिसको रिकवर करना है दोनों को एक मिनट से। ठीक है, और वो लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग विद इन लिमिटेशन होना चाहिए, लिमिटेशन से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही मनी को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है एक्लिक के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब डिफेंडेंट ये ऐसा डिमांड करेगा, क्लेम करेगा, तो उसे करेंगे सेटअप कि वो सेटअप क्लेम कर रहा है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में
फ्रॉम दी प्लेंटिफ। तो और एक ख़ास बात है, जो भी वो अमाउंट क्लेम करेगा वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कि जो कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन है 1 लाख का जो रिकवरी ऑफ मनी सूट है एंटरटेन करने का जुरिडिक्शन है। लेकिन प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है वो 1,50,000 का है, तो वो पिक्यूनियरी लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो ऐसे सूट वहाँ पे नहीं होंगे, ऐसे सूट को कोर्ट एडमिट नहीं करेगी। तो जो भी क्लेम है या फिर रिकवरी ऑफ मनी का सूट है तो वो कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड बोथ पार्टी फील द सेम कैरेक्टर एज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट। The defendant may, at the first hearing of the suit, but not afterward unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debt sought to be settled. तो जैसे डिफेंडेंट जब सेटअप क्लेम करेगा रिटर्न स्टेटमेंट में, तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के रोल में आ जाएगा और जो प्लेंटिफ है और उसके सेटअप का जो आंसर देना होगा वो डब्ल्यूएस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और जो मेन प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के रोल में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। टू फील द सेम कैरेक्टर एज दे फील इन द प्लेंटिफ सूट, द डिफेंडेंट में एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट। तो ये कहा गया है कि डिफेंडेंट जो है वो पहली हियरिंग पर ही बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, अगर फर्स्ट हियरिंग पे वो ऐसा मेंशन नहीं करता है रिटर्न डब्ल्यूएस और सेटअप के बारे में, तो उसके बाद में अगर वो ऐसा कुछ करना चाहता है डब्ल्यूएस और विथ सेटअप फाइल करना चाहता है तो उसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट सॉट ऑफ द सेटअप, तो यही कहा गया है ऑर्डर 8 के रूल 6 में, जो कि बात करता है लीगल सेटअप की। तो सब रूल 2 क्या कहता है रूल 6 का, इफेक्ट ऑफ सेटअप। अभी सेटअप तो फाइल कर दिया है डिफेंडेंट ने, उसका इफेक्ट क्या होगा, द रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेन, रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेन in a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both of the original claim and of the setup, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of costs payable to him under the decree। तो इफेक्ट ऑफ सेटअप क्या रहेगा, जो डब्ल्यूएस है वो क्या किया जाएगा, अभी डब्ल्यूएस में वो सेटअप भी क्लेम कर रहा है तो वो कैसे आ जाएगा, सेम इफेक्ट मिल जाएगा उसको प्लेन की तरह, ठीक है। और एक क्रॉस सूट माना जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है ना, जैसे प्लेंटिफ ने डिमांड किया रिकवरी ऑफ मनी का सूट डाला तो वो प्लेंटिफ हो गया। अभी जब डिफेंडेंट डब्ल्यूएस डाल रहा है लेकिन वो उसका भी जो लीगली रिकवरेबल अमाउंट है उसका डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ से, तो वो एक तरह का उसके अगेंस्ट में एक क्रॉस सूट हो गया ना प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। तो ये जो डब्ल्यूएस है उसको सेम इफेक्ट दिया जाएगा जैसे कि प्लेंट उसमें फाइल की गई वो, ठीक है। और उसमें कोर्ट प्रोनाउंस कराएगा फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑफ द सेटअप। ओरिजिनल क्लेम का भी फाइनल जजमेंट देंगे कोर्ट और सेटअप का भी फाइनल जजमेंट देंगे, ठीक है। बस ये कहा गया इफेक्ट ऑफ सेटअप। और मान लीजिए प्लेंटिफ ने जो ओरिजिनल सूट फाइल किया है वो अगर किसी वजह से वो विड्रॉ कर लेता है या फिर डेट पर ही नहीं आता है, तो क्या डिफेंडेंट ने जो सेटअप वो फाइल किया है डब्ल्यूएस के साथ में, तो क्या वो भी विड्रॉ हो जाएगा, तो नहीं, वो उसका इफेक्ट प्लेंटिफ का जो मेन सूट में आने का विड्रॉ करने का इफेक्ट वो दूसरे सूट पे नहीं होगा, डिफेंडेंट के सूट पर नहीं होगा, सेटअप पर नहीं होगा, उसका सूट चलता रहेगा और उसमें कोर्ट फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। एक और है बात कि जब भी अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 के अंडर में अगर डिफेंडेंट
अपना WS फाइल करता है, उसमें सेट ऑफ क्लेम करता है, तो उसको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक रिकवरी ऑफ मनी का सूट ही माना जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, तो उसको कोर्ट फीस भी लगानी होगी। सब रूल 3 कहता है द रूल्स रिलेटिंग टू WS बाय डिफेंडेंट, रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू अ रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू अ क्लेम ऑफ सेटअप। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करेगा, रूल्स रिलेटिंग टू जो भी रूल्स है जो अप्लाई होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पे, जो भी डिफेंडेंट फाइल करता है, तो वो अप्लाई होंगे टू अ रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू अ क्लेम ऑफ सेटअप। तो जो सेटअप क्लेम करेगा डिफेंडेंट, उसके आंसर में जो प्लेंटिफ आंसर फाइल करेगा, WS फाइल करेगा, तो वो वही रूल्स अप्लाई होंगे जो रिटर्न स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं। जैसे उन्होंने जो भी एक्सेप्ट करना है, डिनाइल करना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कर रहे हैं कोई बात को, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और न्यू फैक्ट्स है वो भी वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। तो यही जो रूल्स है रिटर्न स्टेटमेंट पे, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करता है कोर्ट में, वही अप्लाई होंगे WS पे, रिटर्न स्टेटमेंट पे, जो भी प्लेंटिफ फाइल करेगा इन आंसर टू क्लेम ऑफ सेटअप। तो सेटअप जो है ये क्रॉस क्लेम है और प्ले ऑफ डिफेंस बाय डिफेंडेंट, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन डी देख लेते हैं। ए स्यूज बी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹500। जो ए है बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे ₹500 उसने बी से लेने हैं। तो बी होल्ड्स अ जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर ₹1000। तो बी के पास भी एक जजमेंट है कि उसने ए से ₹1000 लेने हैं। The two claims being both definite pecuniary demands may be set up। तो यहाँ पे बी जो है ये ए के अगेंस्ट में सेटअप फाइल करेगा कि उसने भी ए से ₹1000 लेने हैं। इलिस्ट्रेशन ई, ए sues बी फॉर कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेसपास। ए जो सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट में फॉर द कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेसपास। बी होल्ड अ प्रॉमिसरी नोट, लेकिन बी के पास भी प्रॉमिसरी नोट रहता है फॉर ₹1000 फ्रॉम ए एंड क्लेम्स टू सेट अप दैट अमाउंट अगेंस्ट एनी सम दैट ए में रिकवर इन द सूट। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन है। बी में डू सो फॉर एज सुन एज ए रिकवर्स बोथ सम्स आर डेफिनेट पिक्यूनियरी डिमांड्स। तो एक डिफिनेट अमाउंट होना चाहिए, निश्चित सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए अपने सूट फाइल करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन से जो आपको मनी रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट किसी भी ट्रांजैक्शन से वो मनी रिकवरेबल करने के लिए आप सेटअप फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो हमने ऑर्डर 8 का रूल 6 जो कि डील करता है लीगल सेटअप के बारे में, उसका हमने सब रूल 1, 2, 3 देख लिया है। तो अभी हम इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल्स क्या है ये मैंने नोट्स लिख लिए हैं। तो ऑर्डर 8 रूल 6 का सेटअप के बारे में डील करता है, लीगल सेटअप के बारे में। इसेंशियल ऑफ सेटअप ये है कि द सूट इज़ फॉर रिकवरी ऑफ मनी। जो भी सूट होगा वो रिकवरी ऑफ मनी का सूट होना चाहिए। सेकंड, द डिफेंडेंट्स क्लेम मस्ट बी फॉर एसर्टेन सम ऑफ मनी। जो डिफेंडेंट का क्लेम है जो सेटअप में वो करेगा, वो जो क्लेम होना चाहिए एक एसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, एक निश्चित अमाउंट के लिए होना चाहिए, फिक्स अमाउंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। द मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल मीन्स जो मनी होना चाहिए वो इलीगल मनी नहीं होना चाहिए। मतलब इलीगल मनी मतलब आपने गैम्बलिंग से लेने वाला मनी हो, या फिर किसी भी क्रिमिनल एक्ट से जो मनी आप किया हो प्लेंटिफ के लिए और प्लेंटिफ नहीं दे रहा आपको उस काम के बदले में पैसे, तो वो इलीगल अमाउंट माना जाएगा। तो वो मनी कैसा होना चाहिए, लीगल अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए।
ठीक है। और वो जो मनी आपने अमाउंट ऑफ मनी उसे रिकवर करना है तो विद इन लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर लिमिटेशन बार है वो अमाउंट आपने 3 साल में लेना था और 3 साल क्रॉस हो गए हैं किसी भी रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल करने के लिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर उसके विदिन आप पीरियड को सूट फाइल नहीं करते हो तो लिमिटेशन के बाहर माना जाता है, तो इसीलिए वो लीगली रिकवरेबल अमाउंट नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जो होता है तो मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। ये यहाँ पे इसेंशियल पॉइंट है सेट ऑफ फाइल करने के लिए। 4th पॉइंट, द सम क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द कोड। तो कोड का जो पेक्यूनियरी लिमिट्स है उसके विदिन होना चाहिए, उसके एक्सीड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पेक्यूनियरी लिमिट्स है कोड की 2 लाख का तक का अमाउंट रिकवर करने के लिए आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने क्या किया 3 लाख का सूट फाइल कर दिया रिकवरी ऑफ मनी का, तो वो यहाँ पे एक्सीड करेगा। और डिफेंडेंट जो सेट ऑफ क्लेम करेगा वो भी 3.5 लाख का क्लेम अगर वो सेट ऑफ क्लेम करता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, तो वो क्या हो रहा है कि पेक्यूनियरी लिमिट्स जो है कोर्ट की वो एक्सीड कर रहा है, तो ऐसा क्लेम एडमिट नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि द सम क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। 5th point, both plaintiff and defendant must feel the same character as they feel the plaintiff's claim। तो दोनों पार्टीज़ ने ऐसा सेम कैरेक्टर होना चाहिए दोनों का कि जैसे कोई प्लेंटिफ्स क्लेम कर रहा हो, ठीक है, प्लेंटिफ्स क्लेम कर रहा हो और उसका वो अमाउंट रिकवरेबल बनता हो। तो क्या पर्पज़ हो सकता है? पर्पज़ ऑफ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। यहाँ पे हम अगले वीडियो में काउंटर क्लेम के बारे में भी सुनेंगे सीखेंगे, लेकिन दोनों का जो पर्पज़ है वो जान लेते हैं। सेटअप का क्या है, क्रॉस सूट है, और काउंटर क्लेम का जो पर्पज़ है वो क्या है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट द नेसेसिटी ऑफ फ्रेश सूट बाय डिफेंडेंट। दो सेटअप का जो प्रोविज़न है ये ऐड किया गया था अपने, पहले ये प्रोविज़न नहीं था, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है ये, ठीक है, अमेंडमेंट से ऐड हुआ है ये 1976 के अमेंडमेंट से आया हुआ है ये। तो टू प्रिवेंट द नेसेसिटी ऑफ फ्रेश सूट बाय डिफेंडेंट, एक पर्पज़ ये सेटअप का। सेकंड, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो ये पर्पज़ है सेटअप का और काउंटर क्लेम का। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट ना हो, अगर एक सूट फाइल किया है और उससे रिलेटेड अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है तो उसी सूट में वो डिपेंडेंट सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है। इससे क्या होगा कि डिपेंडेंट को एक फ्रेश सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो जाएगा, सेम पार्टीज़ के बीच में आवाज़ है और रिलेटेड टू द सेम ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड टू दी व्हाटएवर रिलेटेड टू दी सेम ट्रांजैक्शन से भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन उसमें एक मिक्स से जो मनी है वो रिकवर करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो जाएगा और कोर्ट का वैल्यूएबल जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा। इसीलिए ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया है सेटअप और काउंटर क्लेम का प्रोविज़न फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिफेंडेंट। तो सेटअप हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सेटअप कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के सेटअप होते हैं, एक लीगल सेटअप जो कि हमने अभी पढ़ा है ऑर्डर 8 रूल 6 के अकॉर्डिंग, और एक दूसरा इक्विटेबल सेटअप है जो कि डिफाइन है, मतलब मेंशन है अंडर ऑर्डर 20 रूल 19 सब+3 के अंदर। तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे मोटिवेट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।